हेलो एवरीवन। द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 19 के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में, इसके अलावा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कि वैसी छोटी बिजनेसेस जो सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं, यानी वैसी बिजनेसेस जिसे फैमिली मेंबर्स चलाते हैं, फैमिली मेंबर्स मिलकर चलाते हैं। इनका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट टीम नहीं होता है, कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते इन बिजनेस को रन करने के लिए। इनके पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है जितना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास होता है। इस वजह से इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है वो जनरली आउटडेटेड होती है, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बहुत हाई होता है और इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर लोन एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ये ज़्यादा लोन नहीं ले पाते हैं बैंक से, जिसके कारण ये अपनी कंपनी को ज़्यादा एक्सपेंड करने में, ग्रो करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं। जबकि ऑर्गेनाइज़ सेक्टर्स में जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत ज़्यादा फंडिंग कर पाते हैं, बैंकों से लोन ले पाते हैं ताकि अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर पाएँ, ग्रो कर पाएँ। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जो प्रॉपर्ली टैक्स पे नहीं करती, टाइम पे टैक्स पे नहीं करती या फिर टैक्स पे नहीं करती, जिसकी वज़ह से उन्हें शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे लीगल पेनल्टी के रूप में नुकसान होता है। इसके अलावा उनके जो रेपुटेशंस होते हैं वो डाउन होते हैं। तो इस तरह से अनऑर्गेनाइज़्ड जो सेक्टर्स के बिज़नेसेस होते हैं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन चैलेंजेस के अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे इनके जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो लो होते हैं, जिसका बेनिफिट इनको मिलता है। इसके अलावा जो कंपनीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी इन पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रूल या रेगुलेशंस नहीं होता है, जिसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा होता है। यहाँ पे बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होता है वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये मिलियंस ऑफ जॉब प्रोवाइड करता है, जिससे इकोनॉमी ग्रो करता है। अब अगर बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो कंपनीज होती हैं वो बहुत सारे बेनिफिट्स को गेन करती हैं। जैसे ये कंपनी इजीली एक्सेस कर पाती है इक्विटी या बहुत सारे डेट को, जिसके कारण वो नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशंस कर पाती है, अपने मार्केट को एक्सप्लेन कर पाती है, अपनी कंपनीज को ग्रो कर पाती है। इसके अलावा इनके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम होता है जो कंपनी को कैसे ग्रो कराना है, इससे कैसे प्रॉफ़िट को लाना है, कौन से ट्रेंड मार्केट में वर्क कर रहे हैं, इनको समझना है। इन सब के लिए वो वर्क कर पाते हैं, जिसके कारण जो कंपनी होती है, वो ईयर बाय ईयर ग्रो कर पाती है। जो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर्स होते हैं, इनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है कि ईयर बाय ईयर जो कंपनी है, वो ग्रो कर पाए। जितना मार्केट ग्रो कर रहा है, ओवरऑल मार्केट ग्रो कर रहा है किसी सेक्टर का, उससे ज़्यादा ग्रो कर पाए। इसके लिए वो प्रॉपर्ली वर्क करती है, उस समय के ट्रेंड को समझती है, उस समय के मार्केट को समझती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की जो बिज़नेसेस होते हैं, कंपनीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्ली ग्रो करती हैं और ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट करती हैं। जहाँ पे अगर ओवरऑल मार्केट जो होता है वो 5% से ग्रो कर रहा होता है किसी सेक्टर का, तो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर्स की जो कंपनीज़ होती हैं उस सेक्टर की, वो 10% से ग्रो कर रही होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर की कंपनी सिर्फ 2% से ग्रो कर रही होती है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होता है, वो जनरली जो ओवरऑल मार्केट ग्रो करता है, उससे कम ग्रोथ करते हैं। यानी जो इनके ग्रोथ्स होते हैं, वो कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जिसका फ़ायदा जनरली जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की कंपनीज़ होती हैं, वो उठाती हैं और अपने मार्केट शेयर को ज़्यादा एक्सपेंड कर पाती हैं। अब समझते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि वैसी कंपनी जिसे गवर्नमेंट चलाती है, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है वैसी कंपनी जिसे कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चलाते हैं। यहाँ पे पसंद में सर जी बताते हैं कि काफ़ी टाइम से जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों में फाइट चलते आ रहा है ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए। और जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनके मार्केट शेयर को प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, वो कैप्चर करते जा रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ होती हैं, वो रिस्क टेकिंग होती हैं। वो रिस्क लेती हैं और नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशंस करती हैं और नए-नए प्रोडक्ट्स मार्केट्स में लाती हैं। इसके अलावा जो अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ होती हैं, वो बहुत क्विकली डिसीजंस लेती हैं और उसे इम्प्लीमेंट करती हैं। वो कॉस्ट पे वर्क करती हैं, ट्रेंड पे वर्क करती हैं, इन सारी चीज़ों पे वर्क करती हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर की जो
कंपनीज़ होती हैं, उसमें डिसीज़न्स बहुत स्लो होते हैं और इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें तो और भी ज़्यादा स्लो होते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ होती हैं, वो रिस्क नहीं लेती हैं, नए प्रोडक्ट्स नहीं लाती हैं और उनके प्रोडक्ट के कॉस्ट होते हैं, वो भी बहुत हाई होते हैं, इनकी सर्विसेज़ बहुत स्लो होती हैं। तो इन सारे कारण की वजह से जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनके मार्केट शेयर को प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ कैप्चर करते जा रही हैं। अगर बात करें 2003 से पहले की, तो जितने भी डैम्स थे, रोड थे, ब्रिज थी, इन सारी चीज़ों को पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ बनाती थी। लेकिन 2003 के बाद से इनके मार्केट शेयर को प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ ने कैप्चर कर लिया। यानी 2003 के बाद प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ डैम, ब्रिज, रोड्स इन सारी चीज़ों को बनाने लगी और इनके मार्केट शेयर को कैप्चर की। यानी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ थी, उनके मार्केट शेयर को प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ ने कैप्चर किया। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करके, अच्छे सर्विसेज़ दे करके कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं और ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करती हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ के भी मार्केट शेयर को गेन करती हैं। इसके अलावा अगर बात करें 1990s की तो दूरदर्शन एक ऐसा ब्रॉडकास्ट था जो मतलब अकेला वर्क कर रहा था, वो पूरा मार्केट शेयर गेन कर रहा था। लेकिन ये जो ब्रॉडकास्ट था वो सिर्फ़ 24 घंटे में 5 घंटे आता था, उसके अलावा बहुत लिमिटेड प्रोग्राम्स लाता था। तो जब जी टीवी ने जो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ थी, इसने एंटर किया 24 आवर ब्रॉडकास्ट के थ्रू यानी 24 आवर इनके प्रोग्राम्स चलते थे। तो इससे जो कस्टमर थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, जहाँ पे वो दूरदर्शन पे जो प्रोग्राम्स थे वो दिन भर में 5 घंटे देख पाते थे और लिमिटेड प्रोग्राम्स देखते थे। वो जी टीवी पे लगातार अलग-अलग प्रोग्राम्स देख पाते थे, ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स देखते थे। इसके अलावा 24 आवर्स तक वो देख सकते थे। इस वजह से जो दूरदर्शन का मार्केट शेयर था, उसे जी टीवी ने कैप्चर कर लिया। यानी जी टीवी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ थी, उसने दूरदर्शन के मार्केट शेयर को कैप्चर किया। इसके अलावा अगर बात करें 1996 की तो उसमें फिर बीएसएनएल और एमटीएनएल ये 2 ही टेलीकॉम की कंपनीज़ थी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ थी, वो पूरा मार्केट शेयर लेती थी। लेकिन जब एयरटेल, वोडाफ़ोन इसके अलावा रिलायंस ने एंट्री की और अब उसने अच्छे सर्विसेज़ प्रोवाइड किए बहुत लो प्राइसेज़ में, तो इससे कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और बीएसएनएल और एमटीएनएल के जो भी मार्केट शेयर थे, उसको इन कंपनीज़ ने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे भी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ थी, उसके मार्केट शेयर को प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने कैप्चर किया। इसके अलावा बात करें टू व्हीलर की, तो टू व्हीलर में स्कूटर जो कंपनीज़ थी पब्लिक सेक्टर की, वो पूरा मार्केट शेयर लेती थी। लेकिन जब हीरो होंडा और बजाज ने एंट्री मारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ ने, तो उसके मार्केट शेयर को कैप्चर किया। तो इस तरह से नए प्रोडक्ट्स ला करके जो प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करके, अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करके प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ के मार्केट शेयर को कैप्चर करती हैं या करते आई हैं अगर हम देखें अभी भी। तो यहाँ पे वसंत मिश्रा जी एक और चीज़ बताते हैं कि बहुत बार जो गवर्नमेंट होती है, वो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज़ होती हैं, उनको एक स्पेशल लाइसेंस प्रोवाइड करती है, एक फेवरेबल लोकेशंस प्रोवाइड करती है, नेसेसरी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, ताकि एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर हो सके और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है, वो एंट्री नहीं कर सके उस सेक्टर मतलब उस फील्ड में या उस बिज़नेस में। लेकिन यहाँ पे भी वसंत मिश्रा जी बताते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं, इन एंट्री बैरियर के बावजूद भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के नहीं दी है अपने शेयर होल्डर्स को। आगे वसंत मिश्रा जी बताते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, वो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ होती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सब्सिडी या फिर बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कोल इंडिया की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मतलब कोल की रही है। उसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने पावर पैक एग्रीमेंट के थ्रू कोल इंडिया को बोला कि चाहे जो कोयले के प्राइसेज़ हैं, वो कितने भी फ्लक्चुएट हो, अप हो या डाउन हो, लेकिन आप जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनसे आपने जो एग्रीमेंट किया है, उसी एग्रीमेंट पे आप उनको कोयले प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर ऐसे आसान भाषा में समझें, तो जनरली जो कोयले के प्राइसेज़ होते हैं, वो मतलब कोयले होते हैं, वो इम्पोर्ट किए जाते हैं और उनके प्राइसेज़ फ्लक्चुएट होते हैं, अप और डाउन होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोल इंडिया को फ़ोर्स किया कि अगर आप किसी पावर जनरेशन की कंपनी से जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं या जो भी कंपनी है, उनसे आपने एग्रीमेंट कर लिया कि आप इस प्राइस पे उनको कोयले प्रोवाइड करेंगे, तो चाहे कोयला का प्राइस है वो बढ़ भी क्यों ना जाए,
आप उनको उसी रेट में जिसमें आपने एग्रीमेंट किया था, उसी रेट में उनको कोयला प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो कोल इंडिया था उनको नुकसान हुआ, यानी जो भी अगर प्राइसेज़ बढ़ जाते थे तो कोल इंडिया को नुकसान होता था, जिसे गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, उनको इंश्योरेंस मिला कि वो उस फील्ड में वर्क कर सकती हैं और जो भी कोयले हैं उन्हें उन्हें अपने एग्रीमेंट के प्राइसेज़ पे मिलेंगे, ज़्यादा प्राइसेज़ नहीं मिलेंगे, जिससे उन्हें बेनिफिट होगा, उनको प्रॉफ़िट होगा। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो ये था इस वीडियो का अंत और इस चैप्टर का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके अंदर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।